वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ सेलेक्टेड जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है और ये जो है इस सीरीज का केमिस्ट्री का पार्ट 1 है। इस तरह का हम बहुत सारा पार्ट इसमें लाएंगे और जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, रिपीट हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम विच यूजेज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब कि पुराने जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के हैं, प्राचीन काल के जो मटेरियल्स है, जो भी सामान है, उसका अगर जहाँ आपको एज डिसाइड करना हो कि ये कितना पुराना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड्स को यूज करते हैं। तो कौन सा मेथड्स यूज करते हैं, तो उस मेथड्स का नाम है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा ही हम लोग पता करते हैं। इसको जो है रेडियोमेरिक डेटिंग भी कहा जाता है। इसको जो है रेडियोमेरिक डेटिंग भी कॉमनली रूप से कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डेटिंग जितने भी कार्बन से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी भी जो है एक कार्बन से बना हुआ है, या फिर प्लांट्स है, ये सारी चीज जो है क्या है कि कार्बन से बना हुआ है। तो उसमें कार्बन के कंटेंट को देखकर उससे पता लगाया जाता है कि ये कितना पुराना ये प्लांट होगा, या कितना पुराना ये ह्यूमन का बॉडी है, या फिर एनिमल्स का बॉडी है। उससे पता करते हैं इस कार्बन डेटिंग। तो इसमें लगभग जो है एक अप्रॉक्सीमेट जो है लगभग 58,000 से लेकर 62,000 पहले के जो भी चीज पाया जाता था उसको भी कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा पता लग जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पुराने चीज का एज पता लगाने के लिए। तो ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। फिर चलते हैं बेरिलियम सल्फेट। कहता है कि बेरिलियम जो सल्फेट है वो लेस सोल्यूबल इन वाटर है, वाटर में बहुत ही कम घुलता है। क्यों, किसके कारण से, तो आपको बताएं पहले। बेरिलियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है BeSO4। ये है बेरिलियम सल्फेट आपका। और ये जो इसके बारे में बताते हैं कि ये एक वाइट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट कलर होता है इसका, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो वाइट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये आपका बेरिलियम सल्फेट। और जब ये जो है अपने इनफ्लेमेबल नेचर के कारण से काफ़ी ज्वलनशील है, हाई इन्फ्लेमेबल है, इसके कारण से जो है बेरिलियम सल्फेट जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, नहीं सोल्यूबल होता है। ऐसे जो है इसका जो हाइड्रेटेड फॉर्म है, जो भी मतलब कुछ उसमें मॉइस्चर रहता है जो, तो उसको एनाहाइड्रस अगर आपको करना है तो कम से कम आपको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तभी वो एनाहाइड्रस होने का। लेकिन आपको वो सब याद नहीं रखना है, आपके जानकारी के लिए बता दिए। ऐसे बेरिलियम सल्फेट का आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये व्हाइट कलर का होता है और वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, बहुत लेस सोल्यूबल होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये हाई इन्फ्लेमेबल एनर्जी है, मतलब हाई इन्फ्लेमेबल, अधिक ज्वलनशील है, इसी कारण से ये सोल्यूबल नहीं होता है। फिर चलते हैं कि सीमेंट इज मेड हार्ड। मतलब सीमेंट को हार्ड कैसे बनाया जाता है। तो देखिए सीमेंट के साथ क्या होता है कि जो सीमेंट है आपका, जो पोर्टलैंड सीमेंट है आपका, तो उसको हार्डन करने के लिए आपको क्या करते हैं कि उसमें कॉन्स्टेंटली जो है हम लोग एक्सपोज करते हैं वेट वेदर से, या फिर कॉन्स्टेंटली उस पर वाटर डालते हैं। तो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के द्वारा, डिहाइड्रेशन या डिसोसिएशन ऑफ वाटर, वाटर का डिसोसिएशन करके, या फिर उसको क्या कीजिए आप कि जो वेदर है उसमें जो है आप इसको कॉन्स्टेंटली एक्सपोज करके रखिए वेट वेदर में। तो वो क्या होगा कि सीमेंट जो है हार्डन हो जाएगा। तो आप देखते ही होंगे जब सीमेंट का काम हो जाता है तो क्या होता है, उसमें वाटर डाल देते हैं, कुछ दिन तक, 3-4 दिन 5 दिन तक वाटर डालते रहते हैं ताकि सीमेंट जो है हार्ड हो जाए। तो ये दो प्रोसेस है, डिहाइड्रेशन के द्वारा और डिसोसिएशन ऑफ वाटर के द्वारा सीमेंट को हार्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। कहता है कि जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है। तो देखिए आपको हम बताते हैं कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड बनना एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। तो केमिकल बॉन्ड का अगर ब्रोकन हो गया, अगर टूट गया,
तो उसमें जो है एनर्जी जो है रिलीज होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है अगर केमिकल बॉन्ड टूट गया तो। लेकिन अगर केमिकल बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो क्या होता है कि एनर्जी जो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो केमिकल बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब। तो व्हाट हैपेंस व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अगर केमिकल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ये आपको याद रखना है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये होता है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, आपको लोग को पता होगा कि कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, इस तरह का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये सब टूटने में एनर्जी लगता है, तोड़ने में चल टूटता है। तो विच अमोंग द फ्लोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कौन जो है, ये चार ऑप्शन दिया है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। नाइलॉन, केन शुगर, टर्पेंटीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये चार में से कौन सा है आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, देखिए नाइलॉन तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। केन शुगर, हाँ इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाए, इसके बारे में आपको बताते हैं। टर्पेंटीन ये नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये भी नहीं है। तो केन शुगर जो है आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसको ये जो बना हुआ रहता है, ये बना हुआ रहता है आपका कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स को मिलाकर जो है आपका केन शुगर बनता है। तो जो सिंपल शुगर, देखिए शुगर जो भी जो है ना दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल शुगर। सिंपल शुगर जो होता है वो होता है मोनोसेक्राइड उसको कहते हैं, ठीक है। उसको अगर जहां आप तोड़ते हैं जो मोनोसेक्राइड को, तो आपको तीन प्रोडक्ट मेनली रूप से मिलता है। आपको मिलता है ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है और गैलेक्टोज मिलता है। तो ये तीन प्रोडक्ट आपको मिलता है मुख्य रूप से जब आप जो है सिंपल शुगर को करते हैं। अगर डाइसेक्राइड, एक और शुगर होता है मोनोसेक्राइड और एक होता है डाइसेक्राइड। और जो डाइसेक्राइड जो शुगर होता है वही उसको बोलते हैं ग्रेनुलेटेड शुगर भी बोलते हैं, या टेबल शुगर भी बोलते हैं, ग्रेनुलेटेड। यही शुगर जो डाइसेक्राइड शुगर है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसको अगर जहां आप तोड़ते हैं तो उसमें माल्टोज और लेक्टोज निकलता है आपका। तो ये आपको याद रखना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो केन शुगर में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच स्टेट मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड, कहता है कि किस स्टेट में मैक्सिमम आयरन ओर पाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो आयरन ओर्स है और रॉक्स, आयरन ओर जो है रॉक्स एंड मिनरल्स, ये दोनों में पाया जाता है। जो आयरन ओर पाया जाता है रॉक्स में पाया जाता है और मिनरल्स में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है मेनली रूप से बताते हैं कि जो आयरन ओर का जो डिफरेंट फॉर्म है उसमें आपको बताते हैं, जैसे Fe3O4 है, इसको बोला जाता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट बोला जाता है इस फॉर्म को, ठीक है। और दूसरा जो है इसको बोला Fe2O3, इसको बोला जाता है हेमेटाइट, HAMATIT लिखते हैं हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो हो गया Fe2O3, Fe3O4 मैग्नेटाइट हो गया। और एक और फॉर्म होता है उसको बोलते हैं FeOOH, इसको बोलते हैं जियोथेटाइट। तो इसको जो बोलेंगे जियोथाइट बोलते हैं इसको। तो ये तीन फॉर्म होता है मेनली रूप से, Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O4 हेमेटाइट, जियोथाइट। तो ये FeOH का OH। तो इसमें जो आपको बता रहे हैं कि जो हेमेटाइट है और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम आयरन और जो फाउंड होता है इस स्टेट में, हेमेटाइट स्टेट में जो है मैक्सिमम आयरन और पाया जाता है इस स्टेट में, जिससे कि मैक्सिमम और फाउंड होता है। तो इस स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है ये, ठीक है। इसको अगर इसका जो है आयरन का और भी अगर आपको जानना है तो सिडेराइट का याद रख सकते हैं। जो सिडेराइट है उसको बोला जाता है, सिडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। तो ये सब आपको याद रखना है। सिडेराइट का पूछ सकता है आपसे, मैग्नेटाइट का क्या होगा, हेमेटाइट का क्या होगा, जियोथाइट का क्या होगा। तो यहाँ लेकिन आपसे पूछा गया इन विच स्टेट मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड। तो इस स्टेट में Fe2O3 यानी मैग्नेटाइट के स्टेट में मैक्सिमम आयरन ओर पाया जाता है। फिर है नेक्स्ट चलते हैं। इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये देखिए इसमें बोला जाता है कि ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर नॉट द सेम। कहता है कि जो
चारों क्वांटम नंबर है दो इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसी भी एटम में सेम नहीं हो सकता है। तो ये किसने कहा था, किसका लॉ है ये? तो ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पॉली। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी जो टू इलेक्ट्रॉन्स है उसमें जो है जो फोर क्वांटम नंबर पाया जाता है, जैसे कि चार क्वांटम नंबर जो है उसको बोलते हैं एन बोलते हैं, एल बोलते हैं, एम एल बोलते हैं और एम एस बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह से ये तीन अगर जहाँ सेम आ गया, एन एल और एम एल अगर जहाँ सेम आ गया तो उसका एम एस जो है डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था। उन्होंने जो है क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल दिया था, जिसमें कि टू आइडेंटिकल जो है फर्मियोन्स के बारे में कहा था कि जो टू आइडेंटिकल फर्मियोन होता है वो सेम क्वांटम स्टेट को एक साथ ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। मतलब सेम क्वांटम स्टेट को अगर ऑक्यूपाई करना है तो साइमल्टेनियसली वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस आएगा। जैसे ये चार जो क्वांटम नंबर है एन एल एम एल एम एस, अगर ये तीन सेम हो गया तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का ऐसे हो जाता है तो दूसरे का क्या हो जाता है, इस तरह से एम एस हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आपको देखना भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड है वो कलर्ड होता है। आपको बता दें कि जो कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड है वो ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है नाइट्रिक एसिड। तो कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड ब्राउन कलर का होता है। पूछता है कि ये कलर्ड जो ब्राउन कलर का होता है किसके कारण से, क्या इसमें उपस्थित रहता है जिसके कारण से इसका कलर जो है भूरा रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो आपको बता दें कि ये इसका कलर भूरा रंग जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही कलर जो है ब्राउन कलर का होता है और इसकी उपस्थिति के कारण से ही जो नाइट्रिक एसिड है HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड को, तो ये नाइट्रिक एसिड का कलर जो है ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट, जो फर्टिलाइजर जो है जिसमें कि ज़्यादा जो है बहुत अधिक अमाउंट में नाइट्रोजन रहता है उसका क्या नाम है? तो देखिए ऐसे आपको बताएं कि जो फर्टिलाइजर होता है उसमें फर्टिलाइजर की अगर बात करूं मैं फर्टिलाइजर की, तो उसमें देखिए तीन चीज़ है। मेनली रूप से जो हाई कंटेंट जो रहता है वो नाइट्रोजन का हाई कंटेंट रहता है, नाइट्रोजन बहुत ही हाई कंटेंट में रहता है। ठीक, और जो दो एलिमेंट्स और बचा जो कि फास्फोरस और पोटासियम होता है, फास्फोरस और पोटासियम जो होता है वो रिलेटिवली इससे थोड़ा सा कम अमाउंट में रहता है। तो फास्फोरस को पी और पोटासियम को के से करते हैं। तो फास्फोरस और पोटासियम ये थोड़ा सा कम रहता है, नाइट्रोजन ज़्यादा हाई कंटेंट में रहता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है फर्टिलाइजर का कि जो प्लांट्स है उस प्लांट्स के उर्वरा को उस प्लांट्स को ग्रोइंग में हेल्प करना, मतलब जो मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है उस उर्वरा शक्ति को, फर्टिलाइजिंग पावर को ये जो है फर्टिलाइजर बढ़ाता है। ठीक है, तो आप लोग देखे भी होंगे जो आप लोग गांव में जो यूरिया डालता है, पोटाश डालता है, इस तरह का आप लोग सुने होंगे नाम। तो उसके बैग में जो लिखा रहता है ना, लगभग उसमें 33 to 34% उसमें नाइट्रोजन रहता है और बाकी जो है जो 66% बचा बाकी रिमेनिंग उसमें इनर्ट मटेरियल मिला दिया जाता है। तो इसीलिए आपको मतलब ये जानकारी के लिए आपको बता दिए। ऐसे आपको बताएं कि जो अमोनियम नाइट्रेट है फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट, उसमें जो है अमोनियम नाइट्रेट सबसे अधिक रहता है। फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा रहता है उसको अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। फिर है वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप्स अस अलाइव कम फ्रॉम। आप लोग ऑक्सीजन जो हमें जिंदा रखने के लिए मदद है, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो कहाँ से आता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, कार्बन एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल से आता है, कार्बोनेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल से आता है। फिर है ऑक्साइड ऑफ मिनरल से आता है या वाटर से आता है। तो ये वाटर से आता है। आपको हम बता दें कि जो फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोसेस भी होता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब सॉइल में जो वाटर है उसी वाटर का इस्तेमाल करके जो है प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाता है। तो मेनली रूप से जो सोर्स है ऑक्सीजन का, अगर जो हम लोग को जिंदा रखने में हेल्पफुल है वो वाटर ही है। वाटर ही जो है स्प्लिट होता है, फिर फोटोसिंथेसिस कराता है। तो ये पूरा सारा जो प्रोसेस चलता है ये सब वाटर के कारण से। हालांकि आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, लेकिन
जो हमें जिससे कि हम लोग जिंदा है वो वाटर के द्वारा है। नेक्स्ट चलते हैं। 11th नंबर प्रॉब्लम है कि द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपेनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट। देखिए, जो हरा फ्रूट होता है उस हरा फ्रूट को अगर आपको पकाना है आर्टिफिशियली रूप से, मतलब मानव कृत रूप से उसको अगर आर्टिफिशियली अगर फ्रूट को पकाना है आपको, तो किसका यूज किया जाता है, किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है इथिलीन गैस का। इथिलीन गैस का इस्तेमाल करके जो हम लोग ग्रीन फ्रूट को पकाते हैं। देखिए क्या क्या हम लोग पका सकते हैं उससे। टोमेटो को भी पकाते हैं इथिलीन का यूज करके, फिर एप्पल्स को पकाते हैं, मैंगोज को पकाते हैं, पपाया को पकाते हैं, डेट को पकाते हैं, पाइनएप्पल को पकाते हैं, साइट्रस को पकाते हैं, बनाना को पकाते हैं, मेलन्स को पकाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज है जिसको कि हम लोग इथिलीन का इस्तेमाल करके जो हम लोग आर्टिफिशियल जो फ्रूट है उस सारे को पकाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इथिलीन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इथिलीन का पूछा जाता है किस गैस का इस्तेमाल करके पकाते हैं आर्टिफिशियली, तो ये इथिलीन से। अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर है द थ्री एलिमेंट्स मोस्ट नीडेड इन कॉमन फर्टिलाइजर। जो कॉमन फर्टिलाइजर है उसमें क्या वैसा तीन चीज है जो कि मोस्ट नीडेड है। आपको अभी तुरंत बताएं, जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का कंटेंट हाई रहता है, बाकी पोटासियम और फास्फोरस रहता है, थोड़ा इससे थोड़ा कम होता है, रिलेटिवली लो क्वांटिटी में रहता है। तो जो फर्टिलाइजर है वो क्या है, फर्टिलाइजर के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसके बारे में जैसा कि हम बताया आपको, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर इनऑर्गेनिक है। इसका मतलब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक दोनों हो सकता है मटेरियल्स इस तरह का। और इसका मेन ही काम क्या है कि प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ताकि प्लांट जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके। तो ये सप्लाई करता है सॉइल में, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो ये आपसे पूछा गया कि थ्री एलिमेंट्स क्या क्या है फर्टिलाइजर में, तो ये है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटासियम है और फास्फोरस, ये तीन एलिमेंट मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स पोल्यूट द एयर ऑफ ए सिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ज्यादा ऑटोमोबाइल्स के कारण से कौन सा ऐसा मेटल्स है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट ज्यादा कर रहा है? तो वो है लेड। लेड जो कार है और ट्रक है उसमें जो आप जानते हैं कि कार और ट्रक के कारण से ही ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है। और कार और ट्रक में जो बैटरियां यूज होती है उसके बारे में अगर एक सर्वे भी है कि लगभग 2.3 मिलियन टन्स जो है एलईडी लेड एसिड का जो बैटरी है उसमें यूज हो रहा है अभी। तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब पॉल्यूशन फैल रहा है, ये लेड के कारण से। ये लेड जो है बहुत ही डेंजरस है, काफी मतलब इफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट को। तो इसी के कारण से एसिड रेन जैसी भी घटनाएं हो जाती है। तो हालांकि अब जो है उस तरह के पेट्रोल पे भी बैन लगा दिया, जिस पेट्रोल में कि लेड ज्यादा, पहले लेड का रहता था पेट्रोल में, तब वो जो है पीबी वाला, जो लेड का पीबी बोलते हैं, लेड वाला पेट्रोल जिसमें कि है, तो उसको बैन लगा दिया इसी कारण से, क्योंकि लेड जो है बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा था। तो ऑटोमोबाइल का से जो पोल्यूशन ज्यादा फैलता था उसमें जो मेटल्स, मेनली रूप से जो मेटल था वो लेड होता है। फिर है व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? तो ये आप जानते हैं कि ये बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। तो इसका जो अगर जहाँ केमिकल फार्मूला देखा जाए तो NaSCO3, इसको आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सोडियम जो बाइकार्बोनेट है वो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का है, टेस्ट में एल्कलाइन है, सॉल्टी टेस्ट है, एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का यूज जानते ही आप लोग, क्या ब्रेड में ब्रेड सोडा के रूप में, कुकिंग सोडा के रूप में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर। जो एटॉमिक पाइल है इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको हम बताएं इसके एटॉमिक पाइल क्या है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर का रूप में यूज होता है, जो कि दैट न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसका जो इस्तेमाल होता है, जो यूज होता है वो
आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होता है। तो ये मेनली रूप से एटॉमिक पाइल में क्या होता है कि बहुत सारे जो है मतलब ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल होता है, यूरेनियम मेटल्स का फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में ग्रेफाइट रॉड जो है कंट्रोल करता है और न्यूक्लियर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एटॉमिक जो पाइल है ये मेनली रूप से क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को कंडक्ट कराने में मदद करता है। तो आपका जो है ये सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। अब फ्यूजन जो है सन में होता है, ये आपको पता है कि जब दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो उससे भी एनर्जी बहुत रिलीज होता है, तो वो होता है फ्यूजन। फ्यूजन FUSION, वो फ्यूजन जो है सन में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहाँ जो हो रहा है वो होता है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन अभी तक सक्सेस उतना नहीं हो पाया है, तो फ्यूजन के द्वारा एटॉमिक पाइल जो है बताया आपको कि ये न्यूक्लियर फिजन में मदद करता है। फिर है विच गैसेस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। कहता है सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा गैस को प्रेशर में रखा जाता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जा रहा है, बहुत ये प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है। ये जो है इनर्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन टॉक्सिक है और इनएक्सपेंसिव है, इजी टू लिक्विफाई है। ये सब करेक्टरिस्टिक है इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आपको बताइए ये प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। फिर इसका जो है क्या नॉन टॉक्सिक है, मतलब टॉक्सिक भी नहीं है, नॉन टॉक्सिक है ये। फिर इजी टू लिक्विफाई है, मतलब आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। और ये जो है ब्रीवेज मटेरियल्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आराम से। तो ये सब क्वालिटी के कारण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर करके सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17th नंबर प्रॉब्लम में। 17th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये है कि द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। कहता है लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट जाने में कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, ये चार ऑप्शन में, जो कि एक्सपेंड नहीं करता है, मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट जाने में। तो देखिए वाटर करता है, इसको हटा दीजिए। कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, ये भी गलत है। ये टाइप मेटल है। टाइप मेटल को कभी कभी हॉट मेटल भी कहा जाता है, टाइप मेटल को। इसमें क्या होता है बता रहे हैं कि ये एक प्रकार का जो है, जो टाइप मेटल है ये एक प्रकार का आपका एलॉय टाइप का है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लेड, इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है टाइप मेटल का, इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है पीबी, लेड है। और इसके साथ पीबी के साथ जो है, लेड के साथ जो है एंटीमनी और टीन को भी मिला दिया जाता है, ताकि जो टाइप मेटल तैयार हो उसका जो है स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा हो, मतलब स्ट्रेंथ को काफ़ी टफ हो और काफ़ी मतलब एक्सपेंशन सब जो है एलॉय की तरह बिहेव करने लगता है। तो काफ़ी टफ बनाने के लिए जो है पीबी के साथ एंटीमोनी का इस्तेमाल और टीन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये जो है लिक्विड स्टेट से जब सॉलिड स्टेट में जाता है तो एक्सपेंड नहीं करता है, तो ये है टाइप मेटल। फिर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पीस मेकर। आपको बताएं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें मेनली रूप से जो यूरेनियम है, यूरेनियम का इस्तेमाल जो हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, ताकि लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सके, और इस तरह का हम लोग काम करते हैं यूरेनियम का इस्तेमाल करके। लेकिन जो छोटे छोटे काम है जैसे कि जैसा कि ये है हार्ट पीस मेकर बनाने में, तो इस तरह का एलिमेंट बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, थोरियम का यूज कर लेते हैं, नेपच्यूनियम का, प्लूटोनियम का, ये सब जो है यूज होता है। तो जो प्लूटोनियम है इसका इस्तेमाल जो है हार्ट पीस मेकर बनाने में किया जाता है, प्लूटोनियम का। ठीक है, तो ये छोटा छोटा एलिमेंट्स जो डिवाइस है, स्मॉलर डिवाइस को बनाने में ये सब का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे भी मतलब एनर्जी हो जाता है, मतलब हार्ट पीस मेकर सब में एनर्जी मिल जाता है प्लूटोनियम से। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर द एलिमेंट विच इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिजन। आप जानते हैं न्यूक्लियर फिजन के लिए जो एलिमेंट यूज होता है वो है यूरेनियम। यूरेनियम का इस्तेमाल करके जो है न्यूक्लियर फिजन
करते हैं और उससे जो है हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उस एनर्जी का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर लेते हैं। तो करते क्या है बेसिकली, देखिए जो हीट प्रोड्यूस हुआ न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, यूरेनियम को तोड़ने के बाद जब यूरेनियम के न्यूक्लियस पे जब बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो क्या होता है कि ये टूटने मतलब फिजन होने लगता है, टूटने लगता है। टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। उस हीट को हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को गर्म करने में इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर वो जो है उससे जो वो टरबाइन को रन कराने में मदद करने लगता है। वो हीट जो है वाटर को स्टीम में बदलता है, स्टीम जो है टरबाइन को घुमाता है और फिर फाइनली जो है टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। तो ये एक प्रोसेस है इसका न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन और है। टेबल सॉल्ट गेट मॉइस्ट ड्यूरिंग, कहता है टेबल सॉल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड है हम जानते हैं, जो टेबल सॉल्ट होता है उसका हम बताया कि आपको 97 to 98% जो है उसमें टेबल सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है मतलब जब इसमें कुछ जब ये कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, रेनी सीजन में क्या होता है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के कारण से थोड़ा सा ये गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, क्योंकि इसका जो नेचर है टेबल सॉल्ट का, ये आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। हाइग्रोस्कोपी मतलब क्या हो कि जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसके कारण से रेनी सीजन में ये क्या होता है कि आपका मॉइस्चर कंटेन कर लेता है। तो सोडियम क्लोराइड कंटेन्स हाइग्रोस्कोपिक इम्प्यूरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको बताएं कि जो हाइग्रोस्कोपिक जो इम्प्यूरिटीज है, वो हाइग्रोस्कोपिक जो इम्प्यूरिटीज है वो सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब के फॉर्म में, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में। तो यानी सोडियम और मैग्नीशियम का सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड इस तरह के फॉर्म में इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण से ये हाइग्रोस्कोपिक समझ में आया ना, मतलब इम्प्यूरिटीज मतलब वाटर कंटेंट करने लगता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। विच इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। जो हैवी मशीन होता है उसमें लुब्रिकेंट के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो ये नहीं होगा बॉक्साइट नहीं, सल्फर नहीं, फास्फोरस नहीं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में हैवी मशीन में। आपको बता दें कि ये जो ग्रेफाइट है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह का बहुत सारा मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन ये जो आपस में जो कनेक्टेड रहता है ये लूजली हेल्ड रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये एक दूसरे पर स्लिप करता है, स्लिपरी टाइप का हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप इसको हीट देंगे तो ये क्या होगा कि तुरंत से टूट जाएगा इसका बॉन्ड। तो ये काफ़ी स्लिपरी रहता है, हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ग्रेफाइट का। तो इसके कारण से क्या होता है कि इसका जो इस्तेमाल जो है लुब्रिकेंट के रूप में आसानी से किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।